हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सपने जो हम देखते हैं उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खासकर जब सपने अपने परिवार के खिलाफ जाकर देखी हो। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है जो आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी यह कहानी आपको इमोशनल कर देगी। 2 दिन पहले ही यूपीएससी की फाइनल रिजल्ट आ गई थी। उस वक्त मेरा दिल रिजल्ट के बारे में सोचकर घबरा रहा था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना रिजल्ट चेक करूं। तभी मेरी फ्रेंड ने कॉल किया, मनीषा तूने अपना रिजल्ट देखा? तूने टॉप किया है पूरे भारत में। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। ना मैं हंस पा रही थी और ना ही मैं रो पा रही थी। पूरे 5 साल की मेहनत अब जाकर रंग लाई थी। हम 4 दोस्त थे और चारों ने यूपीएससी क्रैक कर लिया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी यह खुशी किसके साथ शेयर करूं। मेरे अपने तो 5 साल पहले ही मुझसे छूट गए। मैं यह बात अपनी दोस्त से कह रही थी, तभी मेरी एक दोस्त बोली, 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है मनीषा। मेरे ख्याल से तुझे अपना घर जाना चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हें आईएएस बनकर देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। फिर यहाँ तक पहुँचने में तुझे तेरी दादी ने कितनी मदद की है, उनसे मिलकर तुम्हें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। मैंने भी कहा, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन वहाँ पर वो मेरी सौतेली माँ भी तो होगी जो मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होगी। और मुझे तो उनसे इतनी नफरत है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मुझे अपनी दादी से मिलने जाना ही होगा। ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं अपनी दादी से मिलने के लिए निकल गई। मैंने बिहार के लिए ट्रेन पकड़ लिया दिल्ली से। पूरे सफर में 5 साल पहले की घटना को याद करने लगी। मैं अपनी माँ की बड़ी बेटी हूँ। मेरे बाद मेरे 2 भाई हैं। मेरी माँ की बीमारी से निधन हो गई थी, लेकिन मेरा मन इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा था अपनी माँ को अपने ही घर में अपनों का गुलाम बनते हुए। मेरी दादी तो एक नंबर की चंट औरत थी। जब देखो मेरी माँ को ताना ही सुनाती थी। बच्चा खुचा मेरे पापा पूरा कर देते थे। मेरी जन्म के बाद तो मेरी माँ को यह सजा सुनाई गई कि यदि अगली बार उन्होंने बेटा नहीं जन्मा तो हमेशा के लिए मायके भेज दिया जाएगा। मेरी माँ को दिन रात बस यही चिंता सताती, ना जाने किस मंदिर की चौखट पर ना गई हो एक बेटे के लिए, कौन सा व्रत पूजा ना किया हो उन्होंने। मुझे भी लेकर उनकी आंखें भर जाती थी। कहती, गुड़िया तू इस घर में क्यों आ गई? यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा क्या होगा? यह बातें सुनकर मैं रोने लगती और मेरी माँ भी रोने लगती। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। पता चला कि मेरी माँ फिर से माँ बनने वाली है। इस बार तो उनकी सांसें अटकी हुई थी कि कहीं फिर से उनको बेटी ना हो जाए, लेकिन इस बार भगवान ने उनकी सुन ली और उनको बेटा हुआ। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उनके घर में उनकी वैल्यू नहीं बढ़ी। जैसा पहले उनकी हालत थी वैसा ही रहा। मेरी माँ अब बहुत कमजोर और दुबली दिखती थी। हम बड़े होने लगे। मेरे भाई का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हुआ और मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में हो रखा था, लेकिन पढ़ाई घर पर ही करती थी। बस परीक्षा देने के लिए स्कूल जाती थी। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहा करती, बेटी जो होनहार बच्चे होते हैं वो कहीं से भी पढ़कर अपने सपने पूरे कर लेते हैं। जब मैं 15 साल की थी उस वक्त मेरी माँ मेरे छोटे भाई को जन्म देकर मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई, और मेरी माँ के साथ मेरे होठों की मुस्कान भी चली गई। घर में भाइयों को बहुत प्यार मिला और मुझे घर की जिम्मेदारियाँ मिल गई। पापा मुझे इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि मेरी शादी में कोई दिक्कत ना हो। कुछ महीने बाद ही वो दूसरी शादी कर लाए। जब मैं अपनी सौतेली माँ को देखा तो वो महज मुझसे 5 साल ही बड़ी होगी। मुझे अपनी सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं सोचा करती कि यहाँ जब मुझे अपनों का ही प्यार नहीं मिला, फिर यह मुझे क्या ही प्यार कर लेगी। यह भी सिर्फ भाइयों को ही प्यार करने वाली है। मैं उनसे दूर ही रहती, लेकिन वह मेरे करीब आने की कोशिश करती। मैंने तो उन्हें अपनी माँ मानने और कहने से भी इनकार कर दिया। इस बात के लिए मेरे पापा ने मुझे बहुत पीटा। जरूर उन्होंने ही मेरे पापा के कान भरे होंगे। यह सोचकर मैं और भी उनसे नफरत करने लगी। समय गुजरा और मैंने जैसे तैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। अब क्या, मेरी शादी। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी। देखा है अपनी घर की औरतों का हाल। मैं अपनी सौतेली माँ के पास जाकर बोली, आप यही चाहती हैं कि मैं किसी तरह शादी करके चली जाऊं? उन्होंने कहा, तो इसमें बुराई क्या है? एक दिन सभी को शादी करना है, पर मुझे नहीं करना है।
मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। आखिर आपने साबित कर दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। मेरी माँ होती तो आज सभी से मेरे लिए लड़ जाती, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी नहीं होने देती। लेकिन आप यह मत सोचिए कि आप जीत जाएंगी। मैं जहर खा लूंगी, लेकिन जिंदगी भर आप लोगों की तरह घुट घुट कर नहीं मरने वाली हूँ। वह मेरी बातें चुपचाप सुन रही थी। आपने खुद को देखा है, जिस उम्र में आपको पढ़ना चाहिए था, उस उम्र में अपने से 2 गुनी उम्र के आदमी से शादी करके इस घर में गुलाम वाली जिंदगी जी रही हो। आप जैसी औरतों की वजह से ही समाज ने हमें किसी काबिल नहीं समझा, सिर्फ घर का नौकर ही समझा। मैं रात भर रोती रह गई। तभी मेरी दादी, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्या कहा आपने? कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? जरूर आप मुझे पापा से पिटवाना चाहती है। कई बार वह यह काम कर चुकी थी। मालूम नहीं कौन सा सुकून मिलता था उन्हें ऐसा करके। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, भाग जाओ, वरना तेरा बाप किसी भी खूंटे के साथ तुझे बांध देगा। तेरी माँ ने मेरी बहुत सेवा की है। हाँ, सच ही तो बोल रही हैं। मेरी माँ ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। मैं फिर बोली, कहाँ जाऊँगी? कम से कम यहाँ पर भोजन तो मिल जाता है मुझे। आप लोगों ने तो बाहर की दुनिया मुझे देखने ही नहीं दिया। फिर भी यदि मैं भाग गई तो पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये रख ले, 10,000 है, और यह छोटा सा मोबाइल। बाकी मैं तुझे हर महीने मनी ऑर्डर भेज दिया करूँगी। जहाँ भी रहेगी बस फ़ोन करके मुझे वहाँ का पता दे देना। मैं उनको बहुत ही हैरानी से देख रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं उनकी कोई चाल तो नहीं। उनका काफ़ी तर्क सुनने के बाद मैं एक रात घर से भागकर किसी तरह दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़कर दिल्ली तो पहुंच गई, लेकिन जिंदगी और सपने ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ तो गई थी, लेकिन आगे क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा था। मेरी नज़रें हर उस इंसान को शक की नज़र से देख रही थी जो मेरे इर्द गिर्द थे। लेकिन मैंने अपनी माँ को याद किया और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। उस समय यूपीएससी का बहुत बोलबाला था। हर जगह बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। मुझे उस वक्त इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बैनर में लगा हुआ यूपीएससी अब मेरा सपना बन गया था। मैंने वही एक कोचिंग के पास रूम ले लिया। फिर जॉब ढूंढने लगी, क्योंकि दादी का मुझे भरोसा नहीं था और मेरे पास सारे पैसे भी खत्म होने चले थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करूं। मुझे दिल्ली में जॉब भी नहीं मिल रही थी। बहुत परेशान हो गई थी। सोचा क्यों भाग कर आ गई। मुझे दादी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैंने अपना सारा सामान निकाल कर चेक करने लगी कि शायद कहीं से कुछ मिल जाए। तभी मेरी नज़र मोबाइल कवर पर चली गई। मैंने खोलकर देखा तो उसमें एटीएम कार्ड पासवर्ड के साथ रखा हुआ था। मैंने राहत की सांस ली और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने मन में कहा, दादी ने यह सब मेरे लिए किया है, थैंक यू दादी। लेकिन दादी तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर उन्होंने ये सब किया कैसे होगा? खैर छोड़ो, जैसे भी किया हो। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं यह नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत कष्ट झेला है दिल्ली में, लेकिन मेरी जर्नी आसान भी नहीं थी। कभी कभी मुझे मेरे अकेलापन घर की याद दिला देता, लेकिन अपने भाइयों को छोड़कर मुझे किसी और की याद आती भी नहीं थी। कड़ी मेहनत के साथ लगातार 3 बार असफलता का स्वाद चखने के बाद आखिर मेरी मेहनत रंग लाई और मैं आज आईएएस बनकर अपने गांव वापस जा रही हूं। ट्रेन बक्सर जंक्शन पहुंच गई। मैं अपने गांव की तरफ निकल पड़ी। 5 साल बाद गांव के लोग मुझे देखकर हैरान थे। कईयों ने तो हालचाल पूछा तो कईयों ने बेमतलब का सवाल। शायद यहाँ तक अभी खबर नहीं पहुँची थी कि मैं ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक लाई हूँ। तभी किसी ने पीछे से कहा कि दीदी आईएएस बन गई है, इन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा छोटा भाई था। उससे देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। अब सभी की आंखों में मेरे लिए सम्मान और दिल में सवाल था। मेरा भाई मेरे गले लग गया और पूछा, कहाँ थी दीदी और कैसी हैं आप? मैंने उससे कहा, मैं तो अच्छी हूँ, तुम और बड़ा कहाँ है और कैसे हो? वो मुझे घर ले गया। मेरे पापा आज भी अपनी अकड़ में मुझसे बात नहीं किए। मैंने पूछा, दादी कहाँ है? मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद ही वो 1 साल के अंदर ही चल बसी। यह सुनकर मुझे दुख कम आश्चर्य ज़्यादा हुआ। तो फिर मुझे अब तक पैसे कौन भेज रहा था? पापा या दोनों भाई? नहीं, यह तो नहीं हो सकते हैं। फिर मैंने अपने चारों तरफ देखा।
वहाँ मुझे मेरी सौतेली माँ नहीं दिखी तो मैं इशारे से अपने भाई से पूछी और उसने कहा, दीदी वह तो 4 साल से यहाँ पर नहीं है। मैं हैरानी से पूछी, क्यों और कहाँ है फिर? वो तो अपने मायके ही रहती है, यहाँ पर तो आती भी नहीं है। हमने इतने साल ना ही उन्हें देखा है, ना ही उनकी कोई खबर मिली है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख पहुँचा। मेरे पापा कभी नहीं सुधरने वाले हैं। मैं पापा से कुछ पूछती तो वो मुझे बताते भी नहीं, इसलिए मैं अपनी सौतेली माँ के मायके चली गई। जाकर देखा तो एक 3-4 साल की बच्ची मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और मेरे आने का कारण पूछी। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो वो मुझे पकड़ कर रोने लगी। बोली, बेटा हम सबको उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगी। मैंने उनसे सौतेली माँ के बारे में पूछा। वह अंदर जाकर कुछ लेकर आई और मुझे दिया। वह एक लेटर था। मैंने लेटर को खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी बेटी, जब तुम्हें यह पत्र मिला होगा तो मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होंगी। मुझे विश्वास है बेटा कि जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी तो तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया होगा। अपने पैरों पर खड़े होकर, अपनी पहचान बनाकर, जिसके लिए तुमने अपना घर छोड़कर भागी थी, तुमने मेरा आज सपना पूरा कर दिया होगा। तुम्हें देख तो नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उस रात तुम्हें भगाने के पीछे मेरा इरादा था। यदि मैं तुमसे कुछ भी कहती तो तुम मुझे गलत ही समझती। मुझे नहीं पता कि तुमने क्यों मुझे अपनी माँ कहने से इनकार कर दिया। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था मैंने? इसलिए तुम्हारी दादी से जीवन भर उनकी सेवा करूंगी, उनकी गुलामी करूंगी, ऐसी बातों से उन्हें मनाया और वह मान भी गई। तुम्हारी शादी मैं तो खुद ही नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा इरादा कितना मजबूत है यह जानना था, इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। मुझ जैसी लड़कियां जहाँ से आती है, जिस परिवार से आती है, वहाँ पर जब मैंने होश संभाला तो सिर्फ लड़कियों की शादी होते ही देखा। बहुत कम ही किसी को पढ़ते हुए देखा है। मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ना ही चाहती थी, लेकिन 10वीं के बाद घर की हालात मुझे पढ़ने नहीं दिया। तुम मुझे माँ मानो या ना मानो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें बेटी ही मानूंगी। मैं तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ अपने लिए माँ ही शब्द सुनना चाहती थी। माँ सौतेली और सगी नहीं होती है, माँ तो माँ होती है। मैंने तुम में खुद को देखा था, जो मेरे सपने को पूरा करेगी, नई इतिहास लिखेगी। तुम पर भरोसा था बेटी कि तुम्हें भगाकर मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। तुम अपना रास्ता जरूर बना लोगी, क्योंकि तुमने औरतों का, अपनी माँ का हालत देखी थी अपने घर में। तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ बेटी, उसे अपनी तरह बनाना। तुम्हारी माँ और सिर्फ माँ। मेरे आंसू से पत्र गीले हो गए। तभी उस औरत ने कहा, बेटा जिसे तुम सौतेली माँ मानती आई वह मेरी बेटी थी। तुम्हें पढ़ाने के लिए उसने बहुत कष्ट किया है। उसने अपने गहने तक बेच दिए। जब तुम्हारे पिता को यह बात पता चली कि तुम्हें भगाने में उसका हाथ है, तो बिना सोचे समझे उसे घर से निकाल दिए। उस समय वो माँ बनने वाली थी। उसे बस यही चिंता सताती कि तुम्हें कैसे पैसे भेजा जाए। बेटी को जन्म देने के बाद उसने खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। जो भी काम उसे मिलता था वह करती थी, ताकि कुछ पैसे बना ले और तुम्हें भेज सके। तुम पर कोई कष्ट ना आए, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बहुत कुछ सहा उसने तुम्हें पढ़ाने के लिए बेटा। उसे तो अपना भी होश नहीं था। दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हमने कई बार बोला कि डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन वो कहती कि नहीं माँ, पैसे कम पड़ जाएंगे, मुझे गुड़िया को पैसा भेजना है। लेकिन वह अपने बारे में नहीं सोचा करती थी, हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा करती थी। तुम्हारी खबर लेने के लिए पता नहीं किस किस से बात किया करती थी कि तुम दिल्ली में कैसी हो और क्या कर रही हो। एक दिन मुझे यह पत्र दिया। शायद उसे पता था कि वो मरने वाली है और यकीन भी था कि तुम जरूर आओगी। इस बच्ची को अनाथ करके चली गई। यह सुनकर मैं अपनी बदनसीबी पर रो पड़ी। कैसी बेटी हूँ, अपनी दोनों माँओं को खो दिया। सौतेली वो नहीं थी, सौतेली तो मैं थी जो उन्हें समझ ही नहीं पाई। मेरे सपने मेरी मेहनत से ज़्यादा उनकी तपस्या का परिणाम थी। क्या ऐसी माँ, ऐसी औरत होती है? वह तो मेरे लिए फरिश्ता थी। मैं उस बच्ची की तरफ देखी तो वो मुझे अब भी देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मासूमियत, भोलापन मेरे दिल को अंदर से झकझोर गया था। काश मैं उन्हें अपनी माँ कहकर बुला पाती। मैंने उस बच्ची को गोद में उठा ली और कहा, नहीं अम्मा, यह अनाथ नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ, सिर्फ माँ और कुछ नहीं। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।